हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवीएस प्रिपरेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बाइलिंगुअल मेथड को। एंड मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे लोगों का डाउट्स आया था कि जो कि सर ये जो मेथड्स है वो आपके सिलेबस में है या नहीं, या क्या फायदा है मेथड्स पढ़ने का, या सर मेथड पढ़ा रहे हैं तो क्या फायदा है। मैं ऐसे लोगों को बता दूं कि मैं ऐसे कोई काम नहीं करता जो आपके सिलेबस में ना हो, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। एंड दूसरी चीज क्या है कि आप लोग खुद सिलेबस थोड़ा सा विजिट किया करो, ठीक है। कोई भी चीज की विदाउट, जब तक आधी जानकारी होगी ना, आप उस सिलेबस के बारे में आधी जानकारी रख रहे हो, आप जाके कंप्लीट जानकारी दो, कंप्लीट सिलेबस पढ़ो। आपके इंग्लिश का जो कंप्लीट सिलेबस है ना, उसके लास्ट टाइम पे लिखा होगा इंग्लिश टीचिंग मेथड। तो लास्ट में लिखने का मतलब ये थोड़े ना कि आएगा नहीं। अब वो पिछली बार ना पूछे तो इसका ये भी मतलब नहीं है कि इस बार नहीं पूछेंगे। तो सबसे पहली चीज, अच्छे से प्रिपरेशन करने का क्या मतलब होता है? अच्छे से प्रिपरेशन करने का मतलब ये होता है कि सबसे पहली चीज, जो आपके प्रीवियस टाइम पे नहीं आया वो आपका तैयार होना चाहिए, और जो इस बार आया है वो तो तैयार हो ही जाएगा, क्योंकि उसको तैयार करना नहीं जरूरी ज्यादा है, जो नहीं आया था वो जरूरी ज्यादा हो जाता है दोस्तों। क्योंकि हर बार एक ही पेपर सेटर हर बार वही क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, नहीं तो सब लोग पास हो जाएंगे और सब लोग टॉप कर जाएंगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा लीक से हट के पढ़ाई करनी होती है। मैं आपसे लाइव मिला था तो मेरे चीजों को आप सुन के ये समझ गए होंगे कि मैं थोड़ा अलग तरीके से प्रिपरेशन कराता हूं, ठीक है। और अलग तरीके से ही जो लोग करते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं। कहा जाता है कि एक जो विनर होता है वो किसी भी काम को अलग नहीं, कोई अलग काम नहीं करता है। देखो ध्यान रखना कि कोई अलग काम नहीं करता है। जैसे अभी देखो, बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। उसमें से कुछ लोग होंगे जो विन करेंगे, कुछ लोग होंगे जो नहीं विन करेंगे। ये फैक्ट है। देखो, इस चीज से परेशान नहीं होना है। कुछ लोग विनर नहीं बनेंगे, ठीक है, कुछ लोग विनर नहीं बनेंगे और कुछ लोग विनर बनेंगे। अब दोनों में फर्क क्या होगा? कुछ ऐसे विनर नहीं बनेंगे जिनका थोड़ा सा लक साथ नहीं देगा, बट याद रखना, ये लक जो होता है ना उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते हैं। चलो आगे देखो। तो कुछ विनर लक की वजह से नहीं बने और कुछ तो जानबूझ के नहीं बनेंगे। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि जो विनर होता है वो काम अलग नहीं कर रहा है। देखो, वो भी प्रिपरेशन कर रहा है, वो भी क्या कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है। और आप भी क्या कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो। अभी जो नहीं विन कर रहा है वो भी क्या कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है। आप कंपैरिजन कराइएगा दोनों में। लेकिन फर्क क्या है कि इसकी प्रिपरेशन वो है कि सर एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो करवा दीजिए, और ये वहीं से पास होना चाहते हैं। अब आप सोच के बताओ, आप जितनी भी क्लास पढ़े हो, फर्स्ट से लेके आज तक जितनी पढ़ाई की हो, ठीक है, ग्रेजुएशन किया आपने, आपने बीएड किया, डीएड किया, डीएलएड किया, तो क्या आप सीटेट का ही एग्जाम उठा लो, क्या आप वही चीजें पाए हो हर साल में? अरे कभी एक दो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं। तो प्रिपरेशन का मतलब ये नहीं होता कि सर जो क्वेश्चन दिया गया है वो आप करवा दीजिए, या जो टॉपिक के क्वेश्चन आए थे वही टॉपिक आप करवा दीजिए। क्यों पढ़े हो फिजिक्स? सारे टॉपिक से तो क्वेश्चन आए नहीं थे, क्यों पढ़ लिए सारा का सारा? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि विनर वो होता है जो उसी काम को अलग ढंग से करता है, ठीक है। तो काम हम भी प्रिपरेशन का कर रहे हैं, काम जो नहीं जीतेगा वो भी प्रिपरेशन का कर रहा है, ठीक है, और जो जीतेगा वो भी प्रिपरेशन का कर रहा है। लेकिन जो जीत रहा है वो क्या कर रहा है? वो जो जीतेगा वो क्या कर रहा है? वो काम को अलग ढंग से, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं मेथड क्यों करा रहा हूं उसका सबसे बड़ा रीजन है कि हम थोड़ा अलग ढंग से करेंगे। और हम ऐसा भी नहीं है कि सिलेबस छोड़ के भाग जा रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज, जो नहीं जीतेगा वो काम को ऐसे करना चाहता है, उसको सर क्वेश्चन सीरीज प्रोवाइड करा दो, क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दो, सर वो लगा देंगे, काम खत्म हमारा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर आप 4 वीडियो से बाइलिंगुअल मेथड्स ही पढ़ा रहे हो, क्योंकि मेथड बहुत जरूरी है। आपको पता होगी तब तो जाके कहीं अप्लाई करोगे। अब दिन भर या कह सकते हो कि आप ऐसे जोन में नहीं रहोगे जहां पे हमेशा हिंदी ही बोली जाएगी। इंग्लिश आनी चाहिए आपको, और उस इंग्लिश को सिखाओगे कैसे, इसका तरीका आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने लोग तैयारी कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़े रहें, जो मन से कर रहे हैं, शिद्दत से कर रहे हैं, उनका स्वागत है। जो नहीं करना चाहते हैं, ऐसे बहुत लोग मिलते रहते हैं, ठीक है। अगर सब तैयारी कर लेंगे तो सब टीचर हो जाएंगे ना केबीएस में। चलो आगे दिया गया है, द बाइलिंगुअल मेथड इज कंपैरेटिवली रिसेंट मेथड। अगर आप बाइलिंगुअल मेथड की बात करोगे तो ये सबसे नई, या कह सकते हो रिसेंट मेथड है। सब सारी मेथड की कंपैरिजन में ये सबसे रिसेंट मेथड है बाइलिंगुअल मेथड।
उसके बाद दिया गया है दिस मेथड वाज डेवलप्ड बाय सीजे डॉटसन ऑफ वेल्स। वेल्स देखो, अभी हमारा जो पिछला वर्ल्ड कप हुआ था वो कहां पे हुआ था? वो हुआ था इंग्लैंड, इंग्लैंड के वेल्स में। इंग्लैंड और वेल्स दोनों जगह मिला करके हुआ था, ठीक है। तो आप अगर ध्यान दोगे तो वेल्स से थे, कहां से थे? तो सीजे डॉटसन वेल्स थे। तो ये ध्यान रखिएगा, दिस इज मेथड डेवलप्ड बाय सीजे डॉटसन ऑफ वेल्स। तो याद रखना, वेल्स का मतलब अगर सोचोगे तो इसका मतलब ये मेथड कहां डेवलप की गई? आपके फॉरेन में। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगला दिया गया है, इट इज अ मिड वे बिटवीन द ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड एंड द डायरेक्ट मेथड। ये बीच वाला रास्ता होता है। बाइलिंगुअल का मतलब क्या होता है? देखो ध्यान से, बाइलिंगुअल का मतलब होता है कि दो भाषाएं, दो द्विभाषी हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। इसमें दो भाषाओं की बात की जाती है, मतलब दोनों भाषाएं एक साथ पढ़ाई जाएंगी ऐसे मेथड के थ्रू। तो ऐसे मेथड के थ्रू, जैसे देखो, जब ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड पढ़ते हैं तो हमारा ज्यादा फोकस किस पे हो जाता है? नेटिव लैंग्वेज पे, मातृभाषा पे हो जाता है। जब हम डायरेक्ट मेथड पढ़ते हैं तो हमारा ज्यादा फोकस किस पे हो जाता है? टारगेट लैंग्वेज पे। इसीलिए ये क्या है, इन दोनों के बीच का जो रास्ता है वो कौन सी है? बाइलिंगुअल मेथड। तो क्वेश्चन आपका यहां से बन सकता है कि जो बाइलिंगुअल मेथड है वो आपका किस तरह से वर्क करती है? तो वो वर्क करती है नेटिव लैंग्वेज एंड टारगेट लैंग्वेज के बीच का जो रास्ता होती है उसके ऊपर वर्क करती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। दिया गया है, इट इज एन इंपॉर्टेंट मेथड। ये बहुत ही इंप्रूव्ड मेथड है, मतलब खुद में कह सकते हो कि ये एक इंप्रूव्ड मेथड की तरह है। आगे दिया गया, द टीचर गिव्स एन ऑरल मदर टंग। जो टीचर होता है वो मौखिक मातृभाषा या मौखिक मातृभाषा का यूज करता है। स्टिमुलस टू गेट द फॉरेन लैंग्वेज रिस्पॉन्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स। तो ये ऑरल मदर टंग का जो स्टिमुलस देता है, स्टिमुलस का मतलब होता है उद्दीपक। ध्यान से समझते रहिएगा, मैं इसीलिए बहुत अच्छी तरह से हिंदी में भी बताते चलता हूं। किस चीज का उद्दीपक देता है टीचर? ऑरल मदर टंग का उद्दीपक देता है। क्या करने के लिए? टू गेट द फॉरेन लैंग्वेज, आपकी जो विदेशी भाषा है या कह सकते हो टारगेट लैंग्वेज है, उसको सीखने के लिए। रिस्पॉन्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स से रिस्पॉन्स लेने के लिए टीचर क्या करता है? स्टिमुलस देता है। किस चीज का स्टिमुलस देता है? ऑरल मदर टंग का स्टिमुलस देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। कैरेक्टरिस्टिक, द यूनिट ऑफ टीचिंग इज ए सेंटेंस। इसमें जो यूनिट होता है पढ़ाने का वो क्या होता है? सेंटेंस होता है। और इसमें क्या होता है? वर्ड होता है। आप वर्ड जो होता है वो आपके डायरेक्ट मेथड में होता है, अगर आप वहां पे देखे होंगे। और यूनिट ऑफ टीचिंग किस चीज में? सेंटेंस होता है। तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, वहां पे जो यूनिट होती है, देखो मैं क्लियर कर रहा हूं, ग्रामर ट्रांसलेशन में जो यूनिट होती है वो वर्ड होती है। याद रखो इस चीज को। डायरेक्ट मेथड में जो यूनिट होती है वो क्या होती है? तो डायरेक्ट मेथड हम कैसे सीखते हैं? आपके फोकस किस पे करते हैं? ये वर्ड से सेंटेंस पे फोकस करती है। मतलब बच्चे ने वाटर मांगा तो उसने एक सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर दिया, वहां पे यूनिट इस तरह की होती है, ठीक है। लेकिन जो बायलिंगुअल मेथड है, यहाँ पे क्या होती है? मैंने आपको बताया ना, बायलिंगुअल मेथड इनके बीच का रास्ता है। तो भैया इसमें भी वर्ड था, इसमें भी वर्ड था। यहाँ पे वर्ड बोल के हम पूरा सेंटेंस बनाते हैं, यहाँ वर्ड बाय वर्ड डिराइव करते हैं, तब हम सेंटेंस का मतलब सिखाते हैं। यहाँ पे क्या आ गया कि पूरा सेंटेंस ही होता है। मतलब आप सेंटेंस सिखाने जा रहे थे, दोनों के बीच का काम क्या था? कि सेंटेंस को सिखाना। इसलिए इसका जो हो गया वो क्या काम हो गया? यूनिट का सेंटेंस हो गया। तो याद रखिएगा, यहाँ वर्ड से सेंटेंस होता है, यहाँ केवल वर्ड पे फोकस किया जाता है। अगला दिया गया है, मदर टंग इज यूज टू टीच द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, फ्रेज एंड सेंटेंसेस। तो जो मदर टंग होती है वो यूज की जाती है क्या करने के लिए? पढ़ाने के लिए। किस चीज को? मीनिंग ऑफ वर्ड्स, फ्रेज एंड सेंटेंसेस। शब्दों के मीनिंग को, शब्दों के मतलब को, फिर उसके बाद फ्रेजेस के मतलब को और सेंटेंसेस के मतलब को पढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट दिया गया है, टीचर यूजेस मदर टंग ओनली। टीचर जो करता है, क्या करता है? वो केवल मदर टंग का यूज करता है। इट इज यूज्ड इन रेस्ट्रिक्टेड मैनर। और ये रिस्ट्रिक्टेड तरीके से यूज किया जाता है। ऐसा नहीं है हमेशा यूज करेगा वो, लेकिन वो रिस्ट्रिक्टेड तरीके से। कभी कभी, बहुत कम कंडीशन ऐसी आएगी जब वो मदर टंग का यूज करेगा, ठीक है। आगे देखिए, वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन इज नॉट डन। जैसा कि आपके ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में होता है
कि वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन डायरेक्ट किया जाता है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो जाके ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड देखिए, तब आपको समझ में आएगा ये सारी चीजें। वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन इज नॉट डन, ठीक है। तो वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन इज नॉट डन मतलब जैसे आपको लिखा रहता है ना, सीता रीड्स बुक, तो हम लोग कैसे पढ़ते थे बचपन में? तो हम लोग पढ़ते थे कि सीता, सीता, सीता को हो गया सीता, रीड्स का मतलब क्या पढ़ते थे हम? तो सर जी पढ़ाते थे पढ़ती है, उसके बाद हम बुक्स का मतलब किताबें, तो फिर जोड़ के हम लिखते थे सीता किताबें पढ़ती है। तो इस तरह से वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन इज नॉट डन हियर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ पे वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन जो होता है वो डन नहीं होता है। अगला दिया गया है मदर टंग इज यूज्ड ओनली एट अर्ली स्टेजेस। तो जो मदर टंग होता है ये केवल अर्ली स्टेजेस, जब हमारी सीखने की शुरुआत होती है, जब हम बायलिंगुअल मेथड से किसी चीज को सिखा रहे होते हैं तो उस टाइम पे ही यूज होता है। जैसा कि आपके इंडिया में इस टाइम पे चल रहा है, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो घर में सुन रहा है पानी, स्कूल में पढ़ने जा रहा है उसको बताया जा रहा है वाटर, तो वो कंफ्यूज होता है। तो ऐसी कंडीशन में उसे सिखाया जाता है शुरू शुरू में कि पानी को ही वाटर बोलते हैं। इस तरह से बाइलिंगुअल मेथड का ही यूज आजकल चल रहा है, क्योंकि ये क्या है, ये सबसे कंपैरेटिवली रिसेंट मेथड है। शुरू शुरू में ही मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं एडवांटेज क्या है। तो इट गिव्स फ्लुएंसी इन स्पीच एज इट गिव्स स्पीच प्रैक्टिस। तो ये क्या करती है, बोलने में फ्लुएंसी देती है। जैसा कि आप लोग देख लो, इंग्लिश मीडियम के जितने भी बच्चे आपको मिलेंगे इस टाइम पे, उनका फ्लुएंसी इंग्लिश की काफी अच्छी होगी। एंड इट गिव्स फ्लुएंसी स्पीच एज इट्स गिव इट गिव्स स्पीच प्रैक्टिस। जैसा कि ये क्या करती है, स्पीच के लिए क्या करती है, प्रैक्टिस करने का मौका देती है, उसी तरह से ये फ्लुएंसी में क्या करती है, सॉरी स्पीच में क्या करती है, फ्लुएंसी प्रोवाइड कराती है। फिर दिया गया है दिस मेथड सूट्स मेजॉरिटी ऑफ इंडियन टीचर। और ये भारतीय शिक्षकों में अधिकतम, मेजॉरिटी का मतलब होता है ज्यादा मात्रा में, क्या करती है, सूट्स करती है। जैसे वो सूट्स वाला गाना था ना, तेने सूट सूट कर दा उस तरह से है। फिर दिया गया है इट इज इकोनॉमिकल एंड टाइम सेविंग। ये जो होती है वो कम खर्च वाली होती है और टाइम सेविंग होती है। क्यों कम खर्च होती है? क्योंकि हम मदर टंग का भी इसमें इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें अगर किसी वाटर दिखाना है तो वाटर के साथ हम अगर पानी बोलेंगे तो बच्चा पानी से कनेक्ट करा पाएगा। लेकिन जब हम केवल वाटर बोलना चाहते हैं तो उसके लिए हमें विजुअल एड्स दिखाने पड़ेंगे, जिसमें खर्च होता है, पैसा लगता है, और ये इकोनॉमिकल नहीं होता है, इकोनॉमिकल नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं। दिस मेथड में डीजेनरेट इनटू ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। ये क्या होती है कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के लिए डीजेनरेटेड का काम करती है। नेक्स्ट दिया गया है एग्जैक्ट ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू मदर टंग एंड वाइस वर्स इज नॉट पॉसिबल समटाइम्स। देखो, जो इंग्लिश से मदर टंग में एग्जैक्ट ट्रांसलेशन करना और इसी का उल्टा, मतलब मदर टंग से इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो ये कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता है। मतलब हिंदी से इंग्लिश बनाना उनको टफ हो जाएगा, इंग्लिश से मदर टंग में आना उनके लिए आसान होता है। जैसे तुमने कुछ इंग्लिश बोला तो वो अपनी भाषा में तोड़ ओड़ के समझ लेंगे, लेकिन तुम अगर हिंदी इसके सेंटेंस दे दो तो वो ग्रामेटिकली उसको लिख नहीं सकते हैं। ऐसी जरूरत, ऐसे आप देखे होंगे इंग्लिश मीडियम के बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, ग्रामेटिकली उस चीज को सही रूप से लिख नहीं सकते हैं। अगला दिया गया है इट इज ओनली यूजफुल एट जूनियर लेवल्स। ये छोटे छोटे लेवल पे काफी ज्यादा यूजफुल होती है, जूनियर लेवल पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारी अगली मेथड है डॉक्टर वेस्ट मेथड, जिसे हम रीडिंग मेथड के भी नाम से जानते हैं। याद रखिएगा किस नाम से जानते हैं, रीडिंग मेथड के भी नाम से जानते हैं। इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो डॉक्टर एमपी वेस्ट इन्वेंटेड दिस मेथड एज ए रिएक्शन अगेंस्ट द डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में क्या था कि हम लोग क्या करते थे, डायरेक्ट चीजों को सिखाते थे। इन्होंने ऐसी जो मेथड निकाली है, अब चूंकि डायरेक्ट मेथड में किस पे फोकस किया जाता था, याद रखना 4 स्किल मैंने बताया था LSRW, उसमें फोकस किया जाता था लिसनिंग एंड स्पीकिंग पे, इसलिए इन्होंने किस पे फोकस कर दिया, रीडिंग पे। और रीडिंग पे जब फोकस कर दिया तो इस मेथड का नाम भी हो गया है रीडिंग मेथड, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट लिखा गया है दिस मेथड लेज स्ट्रेस ऑन डेवलपिंग रीडिंग एबिलिटी। ये किस पे डिपेंड करती है, रीडिंग एबिलिटी को स्ट्रेस करने या कह सकते हो उसको बढ़ाने के ऊपर डिपेंड करती है। इट इज बेस्ड ऑन यूटिलिटेरियन
यूटिलिटेरियन विब ऑफ इंग्लिश। तो यूटिलिटेरियन यानी यूटिलिटी के से आप कह सकते हो कंपैरिजन करा सकते हो। तो काफी यूटिलिटी के बेस पे ये यूज होती है इंग्लिश के लिए। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है दोस्तों? तो इंग्लिश शुड बी स्टडीड फॉर इट्स यूटिलिटी। मैंने आपको समझाया कि इसमें जो इंग्लिश होती है वो पढ़ी जाती है किसके लिए? इसकी चीजों को समझने के लिए, या कह सकते हो इसकी यूटिलिटी के लिए इंग्लिश वर्क करती है। एम्फेसिस ऑन डेवलपिंग रीडिंग एबिलिटी, जोर दिया जाता है किस पे? रीडिंग एबिलिटी को डेवलप करने के लिए। एक्सेसिव प्रैक्टिस ऑफ बुक रीडिंग, मतलब काफी ज्यादा प्रैक्टिस कराई जाती है किस पे? बुक रीडिंग पे। रीडर्स एंड रैपिड रीडर बाय डॉक्टर मेथड्स, ठीक है। तो एक रीडर्स होते हैं एंड एक रैपिड रीडर्स होते हैं। तो ये किसके द्वारा बताया गया है? डॉक्टर वेस्ट के द्वारा बताया गया है। फिर लिखा गया है पैसिव एक्टिविटी फर्स्ट। तो जो सबसे पहली पैसिव एक्टिविटी होती है वो क्या होती है? रीडिंग होती है। और एक्टिव एक्टिविटी जो होती है वो स्पीकिंग एंड राइटिंग होती है। मैं आपको क्लियर करता हूं, 4 चीजें होती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इन दोनों में ये जो तो एक्टिविटी होती है ये पैसिव एक्टिविटी होती है। मतलब इसमें जो सुनने वाला होगा या जो करता होगा उसका कोई काम नहीं होता है। मतलब आप पढ़ रहे हो तो उससे आप किसी को फायदा नहीं दे सकते हो। आप अगर कह सकते हो सुन रहे हो तो उससे भी आप फायदा इन द सेंस समझना, अगर बच्चा किसी चीज को सुन रहा है तो उसके अंदर क्या कमी आ रही है सुनने में हम पता नहीं लगा सकते। बच्चा किसी चीज को अपने आप से पढ़ रहा है तो उसके अंदर क्या कमी हम पता नहीं लगा सकते हैं। लेकिन जब वो बच्चा उस पढ़ी हुई चीज को बोलेगा तो हम उसकी कमी को दूर कर सकते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? एक्टिव एक्टिविटी, ठीक है। और जब वो लिखेगा तब भी हम उसकी कमी को दूर कर सकते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? एक्टिव एक्टिविटी। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसलिए लिखा गया है यस डब्ल्यू इज एक्टिव एक्टिविटी। और यहाँ पे वोकैबुलरी पे काफी फोकस किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। तो यहाँ पे लिखा गया कंट्रोल्ड वोकैबुलरी होती है 1158 वर्ड्स की, एंड स्पीच करने के लिए 5000 वर्ड रीडिंग करने के लिए कंट्रोल्ड वोकैबुलरी होती है जिसपे फोकस किया जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑडियो लिंगुअल मेथड, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस अगर होंगे, अगर पॉसिबल होंगे तो मैं करवाऊंगा उसे। इसे आर्मी मेथड कहा जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इसे स्टार्ट करा गया था। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।